नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। कैसे हो सभी? बढ़िया एकदम मस्त। आप लोगों ने कर लिए होंगे प्रैक्टिस सेट जैसे मैंने आपको कराए थे। देखिए उसी प्रैक्टिस सेट की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। कहने का मतलब आपने दो तो किए होंगे, थोड़ा गैप हो गया था, लेकिन अब कोशिश पूरी है कि आपको लगातार मैं सेट दूं। ये सेट क्या है? ये सेट आपका एग्जाम आ रहा है आरपीएफ का, साथ में एनटीपीसी का भी आ रहा है। कहने का मतलब और भी एसएससी में एग्जाम आ रहे हैं जिसमें आपकी जीएस आ रही है। तो उन सभी के लिए ये जो मैं आपको सेट की एक सीरीज करा रहा हूँ, लगभग लगभग 50 के आसपास ये सीरीज है, तो मैं लगातार आपको कराने जा रहा हूँ। आप लोग इसको करके चलें। दो मैं करा चुका और ये तीसरी पॉइंट है। कहने का मतलब ये तीसरा सेट है। तो आप लोगों ने अगर पिछले दो नहीं किए हैं तो जाइए, चैनल पे ही वो दोनों हैं, आप जाके करें यार अच्छे से, और इस तीसरे को आगे बढ़ाएं। और देखना आप, बड़े शानदार क्वेश्चन इसके अंदर हम बात करेंगे इन क्वेश्चन पर, जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी आरपीएफ में आ चुके हैं, और उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन क्या आ सकते हैं। साथ साथ करंट अफेयर्स की बात करेंगे कि किस प्रकार से करंट अफेयर्स आती है आपके एग्जाम में, स्पोर्ट्स आते हैं या क्या इवेंट आता है आपका, उसको लेकर के बात करेंगे। बड़ी शानदार आपकी छोटी सी क्लास रहने वाली है। इस छोटी सी क्लास के अंदर आप लोग करेंगे कितने, पूरे पूरे लगभग लगभग 50 क्वेश्चन, क्योंकि एक शिफ्ट में कितना आते हैं भाई, 50 क्वेश्चन आते हैं जीएस के। जीएस का वेटेज थोड़ा ज्यादा है। जीएस का वेटेज आरपीएफ में और आपका एनटीपीसी में ज्यादा है भाई, 50 नंबर का तो आरपीएफ में ही बैठता है। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ाते हैं। ये आपके 2019 में हुए आरपीएफ के जो एग्जाम है, उसी की शिफ्ट आपकी सारी की सारी, और सब शिफ्ट वाइज ही मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ इनके। तो आप लोग अच्छे से करके चलेंगे। पहले अगर आपने तैयारी की है, सिलेबस आपका हो गया है ना, तो आप अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को। हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो देखिए जरा क्या उसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है उसमें आपका, तीसरे सेट में, वो कहता है कि सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए पर्यावरण से क्वेश्चन बहुत आते हैं। इस क्लास की अच्छी बात यह है, प्लस मेरे पास बहुत कमेंट आई थी भाई, के पॉइंट आया कि भैया सर आप एक काम कीजिए प्लीज, हमारा ना जो इंग्लिश मीडियम का और कीजिए इसको, मतलब इन क्वेश्चंस को इंग्लिश मीडियम में और दे दीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की बहुत कमेंट थी। तो अब सिंपल, आपको जो भी चीज है जो भी है बाइलिंगुअल ही मिलने वाला है। इंग्लिश मीडियम वाले कोई भी परेशान ना हो, आप अपना बाइलिंगुअल करके चलेंगे। तो देखिए अब आता पॉइंट कौन सा, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। अगर मैं आपको बायोस्फीयर रिजर्व की बात करूँ ना, तो टोटल भारत में कितने, तो आप याद रखेंगे 18। कितने भाई? 18। और इसने पूछा सिमलीपाल के बारे में, तो सिमलीपाल जो है वो पड़ता है आपका उड़ीसा के अंदर। कहाँ पे पड़ता है भाई? उड़ीसा के अंदर। है ना? अटेम्प्ट आप भी करो, मैं भी करता हूँ। और मैं आपको बता दूं, सिमलीपाल का ही एक पार्ट और है जिसे हम कहते हैं भीतरकनिका। आप इसे भी याद रखेंगे, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि भीतरकनिका कहाँ पर है। ये आपका उड़ीसा के अंदर है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, है ना, नेशनल पार्क। साथ ही साथ इसमें दुनिया के सबसे छोटे कछुए पाए जाते हैं, जिन्हें कहते हैं हम ओलिव रिडले कछुए। क्या बोलते हैं? ओलिव रिडले कछुए। ठीक है, याद रखेंगे। अगर सिमलीपाल के साथ साथ मैं बात करूं किसके अंदर, उड़ीसा के अंदर, तो एक और यहाँ पे पड़ता है जिसका नाम है महेंद्रगिरी। क्योंकि उड़ीसा की जो हाईएस्ट पीक है ना भाई, हाईएस्ट चोटी है, वही कौन सी है? महेंद्रगिरी। तो महेंद्रगिरी के नाम से यहाँ पे एक और बायोस्फीयर रिजर्व है, आपको याद रहेगा। तो ये उड़ीसा है। ईवीएस या कह दूं मैं, पर्यावरण से क्वेश्चन आपके लगातार आते हैं, चाहे टाइगर रिजर्व हो चाहे नेशनल पार्क हो। तो हम करके चलेंगे उन क्वेश्चंस को भी, आपकी प्रैक्टिस के लिए अच्छे रहेंगे वो। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। भारोत्तोलक। भारोत्तोलक क्या होता है? वेट लिफ्टिंग। आप जानते हैं सभी। भारोत्तोलक के वर्गीकरण के लिए जब उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है ना, या उसके ग्रुप बांटे जाते हैं, तो बांटने के लिए निम्न में से किस परिमाप का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब, जब वेट लिफ्टिंग की बात आती है, तो उसमें आपके जो ग्रुप बनते हैं, वो ग्रुप किसके अकॉर्डिंग बनते हैं? वो शरीर के भार के अकॉर्डिंग बनते हैं, शरीर के बीएमआई के, वेट मास इंडेक्स होता है, इसके अकॉर्डिंग बनते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, सॉरी, शरीर की ऊंचाई के अकॉर्डिंग, या शरीर की बनावट के अकॉर्डिंग। तो आप लोगों ने देखा होगा हमारे यहाँ से, भाई आपने देखा होगा मीराबाई चानू है जो हमारे वेट लिफ्टिंग करती हैं, और भी हैं, कर्णम मल्लेश्वरी थी, जिन्होंने ओलंपिक में पहला आपका क्या, वो हमारे लिए मेडल जीता था, सिल्वर मेडल, हाँ, वेट लिफ्टिंग में। तो उसी क्रम में अगर मैं आपसे बात करूं, तो आप देखते हो क्या लिखा होगा, 50 किलोग्राम वर्ग में, 60 किलोग्राम वर्ग में, ऐसे लिखा आता है। वो कैटेगरी बताता है कि किस कैटेगरी में आप कॉम्पीट करने जा रहे हो। तो ये बताता है शरीर के वेट के अकॉर्डिंग, है ना भाई। कुश्ती में भी ऐसे होता है, रेसलिंग में, रेसलिंग में भी वेट, बॉडी का वेट ही बताता है कि कितने वेट पर आप लड़ोगे, किस कैटेगरी में हो। जैसे आपको याद होगा, अभी बहुत बड़ी घटना हुई थी आपकी, देखा होगा आपने, विनेश फोगाट जी के साथ, कि 50 किलोग्राम की कैटेगरी में लड़ रही थी, और 100 ग्राम वजन ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से वो फाइनल नहीं खेल पाई। तो वो भी किसके ऊपर है? वेट के ऊपर, है ना भाई। याद रहेगा आपके। चलिए, तो बॉडी मास के ऊपर। स्पोर्ट्स का क्वेश्चन बहुत है रेलवे में, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन में बहुत देख रहा हूँ। स्पोर्ट्स के ऐसे क्वेश्चन भी है, और साथ में वर्ड्स भी है कि भाई ये शब्द किससे रिलेटेड है, गूगली, है ना। ऐसे भी तो आप स्पोर्ट्स का जो स्ट्रेटेजी का पार्ट है उसे देखेंगे। बाकी एक क्लास मैं भी स्पोर्ट्स की कराऊंगा आपको जरूर, है ना, आप देखना। चलिए, कह रहा कश्मीर के श्रीनगर से
उत्तर दक्षिण गलियारा निम्न में से किस तटवर्ती क्षेत्र को जोड़ता है? मैं आपको बता दूं, भारत के अंदर दो गलियारे बनाए गए, बहुत बड़े गलियारे। श्रीनगर से बिल्कुल नीचे तक बनाया गया एक। एक आपका गुजरात, गुजरात में एक शहर आपने सुना होगा पोरबंदर, पोरबंदर से बनाया गया और सीधा ऐसे जा रहा है वो पहुंच रहा है कहां पे? असम के सिलहट में। तो ये तो हो गया आपका पूर्व से पश्चिम तक का। ये हो गया उत्तर से दक्षिण तक का, है ना। इसको कह दिया पूरब पश्चिम गलियारा, इसको कह दिया उत्तर दक्षिण गलियारा। अब कहानी क्या है, ये जो गलियारा उत्तर में श्रीनगर से शुरू होता है ना, वो खत्म होता जाके नीचे कन्याकुमारी पर। कहाँ खत्म होता है अभी? कन्याकुमारी पर। आप याद रखोगे, और यही ये पूछ रहा है कि वो कौन सा तटीय प्रदेश या तटीय राज्य या शहर सॉरी हमारा है जहां पर वो खत्म होता है, तो वह कन्याकुमारी। लगभग 4400 किलोमीटर के आसपास की लेंथ है। और बड़ी बात क्या है, एक क्वेश्चन और पेपर में आता है बहुत जबरदस्त। वो पेपर में क्वेश्चन ये है कि वो जगह कौन सी है जहां पर उत्तर सॉरी पूर्व पश्चिम गलियारा या कॉरिडोर कहते हैं इसको हम, और आपका उत्तर दक्षिण गलियारा एक जगह मिलते हैं या फिर एक दूसरे को काटते हैं। तो ये जो जगह है ना, ये जगह है उत्तर प्रदेश की झांसी। आप याद रखोगे, उत्तर प्रदेश का झांसी जिला, जहां से ये दोनों निकल के जाते हैं। मैं कहने का मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं या मिलते हैं कह देंगे एक तरीके से। ये भी क्वेश्चन बहुत पेपर में आता है। तो भारत को पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से जोड़ने का ये टारगेट किसमें है? हमारे इन दोनों गलियारों के हिसाब से, है ना भाई। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन द नेशनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? पूछा है कि भारत के संविधान में या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य हैं? आप सभी जानते हो हमारे संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्य भी हैं और मौलिक अधिकार भी हैं। देखिए, मौलिक अधिकार अलग चीज है और मौलिक कर्तव्य अलग चीज है। मौलिक अधिकार को कहते हैं फंडामेंटल राइट्स और इसे बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, कर्तव्य। और अगर मैं कर्तव्य की बात करूं तो आप याद रखोगे, कर्तव्य आज के समय पे है टोटल 11। आज के समय पे कितने? टोटल 11। एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा फेमस पेपर में आता है, मैं आपको बता दूं, लास्ट टाइम जो भी एग्जाम हुआ है ना, उसमें मूल कर्तव्य के क्वेश्चन लगातार पूछे गए। जैसे कि जल्द में ही अभी रिसेंट में आपको पता होगा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, उसमें लगातार फंडामेंटल ड्यूटीज, कहने का मतलब मौलिक कर्तव्य के ऊपर लगातार क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि मौलिक कर्तव्य से लगातार क्वेश्चन आते हैं। जैसे किस समिति ने सिफारिश करी थी? स्वर्ण सिंह समिति। क्या मौलिक कर्तव्य मूल मूल संविधान या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे? बिल्कुल नहीं थे। नहीं थे तो कब जुड़े? 1972 में जुड़े, है ना, सॉरी 1976 में जुड़े। संशोधन कौन सा था? तो 42वां संशोधन था। कितने जुड़े? 10 जुड़े। ऐसे क्वेश्चन बहुत पेपर में। अच्छा 10 जुड़े तो आज 11 क्यों है? क्योंकि 11वां भी जुड़ा। कब जुड़ा? 2002 में जुड़ा। समझे ना। कौन सा संशोधन था? तो 86वां संशोधन था। समिति कौन सी थी जिसने कहा था कि हम अपने संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करेंगे? तो वो समिति थी स्वर्ण सिंह समिति। एक और आता है कि बताइए, जिस तरीके से मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए थे या अमेरिका से अडोप्ट किए हैं, उसी तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से लिए? तो हमने लिए उस समय के यूएसएसआर से, जो आज रूस है, उस समय के यूएसएसआर से लिए थे। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पेपर में आते हैं। आप याद रखोगे ना, थोड़ा स्लो करके इसको ध्यान से देखना। सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बोल भी दिए और मैं आपको फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ाऊंगा और कराऊंगा मैं सारे क्वेश्चंस आपको। इवन मैं याद भी कराऊंगा आपको 11-11 कौन से। ठीक है, चलिए बढ़िया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका आगे आता है कि निम्नलिखित में से किसे प्रति सेकंड, है ना भाई, प्रति सेकंड दोलनों की संख्या कहा जाता है? ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन है। दोलन का मतलब होता है आपका ऑसिलेशन। ये जो है सिंपल सी बात बताऊं, आप लोग देखते हैं ना भाई, घंटाघर या घड़ी में जो पेंडुलम होता है वो इस तरीके से मोशन करता रहता है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ऐसे जाता रहेगा, ऐसे आता रहेगा, ऐसे। तो इसका जाना और आना दोलन कहलाता है। दोलन मतलब ऑसिलेशन, है ना, इंग्लिश में ऑसिलेशन कहते हैं, वैसे इसको दोलन कहते हैं, है ना, राउंड मार देना एक, ऐसे इस तरीके से। अब कहानी क्या होती है, दो चीजें पेपर में आती हैं, आप याद रखना, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आती है कि सर हमें ये बताइए, एक सेकंड में चले गए जितने भी ऑसिलेशन है या दोलन है, उन्हें क्या कहेंगे? तो देखिए, उन्हें कहते हैं फ्रीक्वेंसी। उन्हें क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति बोलते हैं। भाई मानो एक सेकंड में 10 बार चल गया तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या? 10। और 10 क्या? 10 हर्ट्ज। ये जरूर आप याद रखेंगे, 10 हर्ट्ज, क्योंकि आवृत्ति की यूनिट क्या होती है, किसमें नापते हो?
हर्ज में, HZ में, हर्ज में नापते हैं हम, है ना। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी का मतलब है आवृत्ति, लगातार आया जाना, बार बार आया जाना। एक सेकंड में कितने बार वो चक्कर खा जा रहा है। और ऐसी बहुत सारी आपने देखा होगा ना, पंखा है जैसे, या और भी बहुत सारी चीजें हैं जो एक सेकंड में बहुत चक्कर खा जाते हैं, बहुत ज्यादा। तो उसे क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, है ना। याद रहेगी सभी के, आवृत्ति। तो घड़ी का पेंडुलम एक सेकंड में कितने चक्कर अपना काट दे रहा है, इस तरीके से कितने बन जाएंगे वो, 10 हैं, 15 हैं। तो उसी को कह देते हैं जी इसकी आवृत्ति 10 हर्ट्ज है, 20 हर्ट्ज है। अब जहां कहीं भी आप ये लिखा देखो ना, 10 HZ या कुछ भी, कितना भी नंबर, आप समझ जाना कि ये कह रहा है 1 सेकंड के चक्कर हैं इसके ये। कितने? 1 सेकंड के। जैसा आपने सुना होगा, हमारे जो ऑडिबल साउंड होता है ना, वो कितना होता है? वो 20 HZ या हर्ट्ज से लेके, और कितना, 20,000 HZ हर्ट्ज तक। सिंपल, हमारा कान उस साउंड को सुन सकता है जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी या जिसके चक्कर 1 सेकंड में या तो 20 हो या 20,000 हो। अगर कम हो गए तो हमारा कान पकड़ नहीं पाएगा, जी मैं नहीं सुनना क्या है। सिंपल, अगर 20,000 से ज्यादा हो गए तब भी हमारा कान कहेगा थोड़ा सा इसको कम कर, फिर सुनूंगा। तो 20,000 HZ का मतलब है 1 सेकंड में 20,000 चक्कर। बढ़िया, दोलन कहते हैं जिसको। क्या बात है, बेहतरीन। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आता है आपको, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन कह सकते हो, लेकिन करंट अफेयर्स वगैरह में लगातार आता रहता है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। कह रहा है कि प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, या टैरिफ एंड ट्रेड, जो भी आपका बनता है ये रहा, टैरिफ्स एंड ट्रेड। कह रहा है ये कब आपका चलन में आता है, कब, या फिर ये आया, इसका जो आना हुआ कब हुआ था, मैं आपको बता दूं। इसकी स्थापना हुई 1948 में। कब हुई थी भाई? 1948 में। आप याद रखना। अच्छा है क्या, आज के समय आप लोग सिंपली समझो, आज के समय में अगर यहाँ पे ये लिख दूं ना, मैं लिख देता हूं, मैंने लिखा WTO। क्या लिखा भाई? WTO। और आप छूटते कह दोगे सर इसका मतलब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो WTO है ना, ये अस्तित्व में अब बाद में आया है। उससे पहले क्या था आप सभी जानते हो। दुनिया एक देश से तो चलती नहीं है भाई। कहीं से तेल लेना पड़ेगा तो कहीं तेल किसी चीज का देना पड़ेगा, कहीं वस्त्र भेजने पड़ेंगे तो कहीं से गाड़ी मंगानी पड़ेगी। कहने का मतलब दुनिया एक दूसरे से, देश ट्रेड पे चलते हैं। और उन ट्रेडों का नियम क्या होना चाहिए, उस नियम को बनाने का काम कौन करता है? तो WTO आज के समय पर काम करता है कि तुम क्या नियम बना सकते हो, क्या नहीं बना सकते। अब उसी क्रम में अगर बात करूं तो WTO जब नहीं था तो उससे पहले कौन काम करता था? तो उसका नाम था GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ये नियम बनाता था कि तुम व्यापार किस तरीके से करोगे। वरना वही ब्रिटेन वाला हिसाब है, आएंगे तो व्यापार करना है, करेंगे तो व्यापार, लेकिन लालच आ जाएगा तो क्या करने लग जाएंगे? शासन। तो इसीलिए नियम बनाने का काम शुरू में करा किसने? GATT ने। और आज वही चीज क्या बन गई है? WTO। याद रहेगा सभी के, 1948 में आया था, याद रखना। और इसकी फुल फॉर्म पेपर में आती है बार बार, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, है ना, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन है, धातु के सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का भी है, क्योंकि साइंस आती है भाई रेलवे में, आपको पता है ना, रेलवे में साइंस लगातार आती है, तो करते हैं। धातु के सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? कह रहा है कि अगर भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी अभिक्रिया आप कराते हो धातु, किसी भी धातु के साथ, तो कौन सी निकलेगी? तो आपको सिंपल दिख रहा है कि हाइड्रोक्साइड को लेके बैठा है। और जहां हाइड्रोजन ऑक्साइड के साथ बैठा हो तो सिंपल सी बात है, वहां निकल के भी कौन सी गैस आनी है बाहर? हाइड्रोजन ही आनी है ना। सिंपल ही सारा क्वेश्चन ने क्या हुआ था कि हाइड्रोजन निकाल दो बाहर। तो साइंस का पोर्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहो सर क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखिए फिजिक्स और आपकी बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी के क्वेश्चन बहुत पेपर में आते हैं, और फिजिक्स के नॉर्मल फिनोमेना पेपर में आते हैं। मैं देखूंगा, कोशिश करूंगा आपको फिजिक्स के हिस्से या ये चीज आपको बताने की कि क्या हिस्से ज्यादा पूछा जाता है रेलवे में, चाहे NTPC हो, चाहे ALP हो, या आपका RPF आ रखा हो। इसमें साइंस की वैल्यू है, आप साइंस को करके चलेंगे, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि भारत की संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहली बार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? आपको बता दूं, देखिए हमारे देश की जो संविधान सभा, या जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो चलन में आई थी ना, आप लोग हमेशा से याद करते हो कि सर वो 1946 में आई थी। सर इसको लाने वाली जो कमेटी थी वो खुद 1946 में आई थी। इसको हम क्या कहते हैं? कैबिनेट कमेटी, या कैबिनेट बोलते हैं जिसको, कैबिनेट मिशन, है ना, याद होगा सभी को।
जिसने आके हमारे भारत में हमारे संविधान को बनाने के लिए एक सभा बनाई थी जिसका नाम था संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कहानी क्या है आप याद रखना, इसका पहला विचार 1946 में ना करके इसका पहला विचार हमारे दिमाग में सबसे पहले 1934 में आया था। और ये विचार लाने वाले कोई और नहीं, ये विचार लाने वाले एम एन रॉय थे। आप सभी जानते होंगे एम एन रॉय को बहुत अच्छे तरीके से, हमारी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, जिन्होंने संविधान सभा के बनने से 12 साल पहले ही संविधान सभा के बनने की बात कर दी थी, इसका विचार प्रस्तुत कर दिया था 1934 में। ठीक है ना। तो एम एन रॉय, जिनका नाम क्या है भी आपका याद रखेंगे, मानवेंद्र नाथ रॉय, यही हमारी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार भी थे, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2018 में, देखिए 2018 आ गया ना, आप समझ जाओ 2018 आ गया, इसका मतलब ये सर ये करंट से क्वेश्चन है। कहां से? करंट से। हाँ ये देख सकते हो आप किस हिस्से से क्वेश्चन है, तो ये देखिए स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है ना, स्पोर्ट्स से, तो तैयार रहना जरा। पूछा है किसके बारे में? पीटी उषा जी के बारे में पूछा है, तो आप लगा भी दोगे एथलेटिक्स। लेकिन मैं तो आपको केवल बता रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन लाया इसलिए था कि आपको पता चले किस फील्ड से है क्वेश्चन। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि भाई 1879 में ब्रिटिश सरकार ने किस देश के शासक के साथ गंडमक की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो आप याद रखेंगे भारत के अंदर भारत में जब तक हमारे यहाँ अंग्रेज रहे आफ्टर 1857, इन लोगों ने भारत के आसपास के देशों को भी कब्जाया था, जैसे कि नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान, है ना, इन वाले हिस्सों को भी। लेकिन 1879 में जाकर के इनको अफगानिस्तान को थोड़ा सा अलग करना पड़ा। अपने से अलग करने के लिए उन्होंने एक संधि की थी जिसका नाम था गंडमक की संधि। तो आसपास के देशों की एक सुगोली की संधि बहुत फेमस है। सुगोली की संधि नेपाल से हुई थी भारत के 1816 में, जो ब्रिटेन की सरकार ने की थी नेपाल से। ये भी बहुत पेपर में आती है, इस पे तो आए दिन हमारे विवाद होता रहता है नेपाल से, कभी ना कभी बेचारा एक ही रीजन उसका बनता है हमसे विवाद करने का, वो भी देखा जाएगा। चलो, विलियम जोन्स द्वारा निकाला गया पत्र कौन सा था? लेटर कौन सा जो ब्रोट बाय विलियम जोन्स था? आप सभी जानते हो विलियम जोन्स वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 1884 के आसपास, 1880 के आसपास एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, है ना भाई। और जब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की ना, तो यहाँ दिख गया होगा आपको कि इन्होंने किस पत्र को निकाला? एशियाटिक रिसर्च। हमारे यहाँ आधुनिक भारत में विलियम जोन्स पढ़े जाते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करने वाले, और उन्होंने स्थापना की थी किसकी? एक पत्र एशियाटिक रिसर्च की। मैं ज्यादा चीजें लिख के इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है आपके, आप ऐसे लगातार प्रैक्टिस करते रहो। इन क्वेश्चनों में जितना हिस्सा आपको आता है बहुत ही बढ़िया है, जो नहीं आता उसको क्वेश्चन को आपको देखना पड़ेगा, उस टॉपिक को आप रिवीजन कर लें। समझदारी देखिए इस चीज में, मैं आपको समझदारी बता दूं, आप क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन करने के साथ ही आप अपनी एक किसी भी कॉपी पे उस टॉपिक का नाम लिख लो। अगर कोई क्वेश्चन दिक्कत करता है, जैसे कि मूल कर्तव्य आए थे अभी, संविधान सभा, और फिर उसी को देख लीजिए, 2-4-5 मिनट लगेंगे, उसको देख लो आराम से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन करते हैं, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया किस वास्तु कला शैली में बनाया गया है? तो सिंपल है भाई, जो इंडिया का है ना, वो आपका बनाया गया था भारत और अरबी में। जब भारत में जॉर्ज पंचम का आना हुआ, जो उस कौन था ब्रिटेन का, आपका कहते हैं ना ब्रिटेन का महाराजा, है ना भाई, किंग, उसका आना हुआ था हमारे यहाँ पे। और वो आया था कब? तीसरी दिल्ली दरबार 1911 में। और तभी स्थापना मतलब बनाया गया था क्या? गेटवे ऑफ इंडिया। इसी को कहते थे भारत का प्रवेश द्वार, क्योंकि समुद्र से आते थे ना ये लोग, इसलिए कहते थे भारत का प्रवेश द्वार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। बंगाल और पंजाब के विभाजन के लिए गठित परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो देखिए कहते हैं ना बंगाल और पंजाब, इसका सिंपल मतलब है पाकिस्तान के बंटवारे में, क्योंकि पंजाब का हिस्सा हमसे कटा था और बंगाल का हिस्सा हमसे कटा था, तभी तो बना था पाकिस्तान, चाहे वो ईस्ट पाकिस्तान हो चाहे वेस्ट पाकिस्तान हो। और इसका सिंपल सी बात है, भारत पाकिस्तान के बंटवारे में सबसे बड़ा योगदान किसका था? तो सिरिल रेडक्लिफ का। किसका था भाई? सिरिल रेडक्लिफ का। याद रखेंगे सभी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, विशिष्ट तौर पर किसी निश्चित स्थान पर पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं की प्रजाति को क्या कहा जाता है? फ्लोरा एंड फोना जो होती है, कहीं एक लोकल एरिया की, एक प्रॉपर छोटे मोटे एरिया की जो जगह होती है, वहां जंतु और पौधे जो पाए जाते हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विशिष्ट प्रजाति कहते हैं, लुप्तप्राय कहते हैं, संक्रामक कहते हैं, या स्थानीय कहते हैं। तो लोकल एरिया में जो भी मिलेगी ना, वो लोकल स्पीसीज बन जाती है। उसे हम कहते हैं स्थानीय प्रजाति, है ना भाई। याद रखेंगे सभी, क्या कहते हैं? स्थानीय प्रजाति। अगला क्वेश्चन, कक्षीय तापमान पर निम्न में से कौन सी धातु
तरल अवस्था में मिलती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार, आपको पता होगा। हमारी पीरियोडिक टेबल में एकमात्र धातु है जो रूम के टेम्परेचर पे भी पानी की तरह मिलेगी, कहने का मतलब तरल अवस्था में मिलेगी, और वो क्या है भाई, वो आपकी मरकरी या पारा है ना भाई, मरकरी या पारा। कमेंट में आप मुझे बताएंगे ऐसी कौन सी धातु है जो, या मैं ऐसे कह दूं ऐसी कौन सी अधातु है, नॉन मेटल, जिसमें से बिजली या कहते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। आप बताएंगे। सिंपल बताता हूँ, ऐसी कौन सी अधातु है जिसमें बिजली बह सकती है। हालांकि अधातु में बिजली नहीं चलती, लकड़ी में बिजली फ्लो थोड़ी होती है, लोहे में चलती है। ये है, चलो कमेंट करके बताना जरूर। चलिए, भारतीय संविधान के 11वें भाग में, कौन से में, 11वें भाग में किसका वर्णन किया गया है, तो आप सभी जानते हो। मूल संविधान में 22 भाग थे, वर्तमान में जी 25 हो गए, लेकिन अगर काउंटिंग 1 2 3 करोगे तो 22 ही मिलेंगे। इनके पार्ट है, जैसे नो का एक है, नो का बी है, ऐसे है ना। तो फिलहाल टोटल 22 है वैसे गिनने में, और पूरी काउंटिंग करोगे तो 25 है, आप याद रखना। और उन 25 में से जो 11 है ना, 11 मैं आपको बता दूं वो किसका है, केंद्र और राज्य के संबंध का है। और अगर सच्चाई आपको बताऊं तो 11, 12 और 13 ये तीनों के तीनों ही संबंध के हैं। 11, 12, 13 ये तीनों के तीनों ही केंद्र और राज्य का संबंध बताते हैं। बस एक प्रशासनिक संबंध बताता है, एक संपत्ति का संबंध बताता है, और एक व्यापार का संबंध बताता है, ट्रेड का, है ना। ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए 13वां पार्ट है वो, याद रहेगा ना। संपत्ति के लिए 12वां है, संपत्ति का संबंध बताता है जो। चलिए आगे देखो, 2016 मैंने कहा ना, करंट आ गई, रियो ओलंपिक 2016 आप याद कर लेंगे। अब की ओलंपिक 2024 का जरूर ध्यान से, ओलंपिक 2024 याद कर लेंगे आप। पेरिस ओलंपिक 2024 आने वाला है पेपर में, पक्का इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ कि पेरिस ओलंपिक से आपके क्वेश्चन आएंगे। करंट की अगर मैं आपसे बात करूं तो बहुत जल्दी, मैंने अनाउंसमेंट हमारे साथ हो भी गई थी, हम बहुत जल्दी आपके लिए करंट वीणा सीरीज लाने वाले हैं, आप याद रखना, करंट वीणा सीरीज। और इस वीणा सीरीज के अंदर क्या करूंगा मैं, आप सिंपल सी बात याद रखें, इसमें कुछ नहीं होगा। इसमें पिछले एक साल की करंट को मैं बहुत छोटी छोटी क्लासेस में आपसे डिस्कस करूंगा, जैसे कि 4 खबर हो गई, या कोई बड़ी खबर एक साथ में ले आया, गणतंत्र दिवस है या पेरिस ओलंपिक है, कुछ भी है, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 खबर रहेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट इस क्लास की बात या इस सीरीज की बात क्या रहने वाली है कि इस क्लास के लास्ट में मैं उन खबरों के आने वाले 10 क्वेश्चन आपको डिस्कस करूंगा। हर क्लास के अंदर लगभग 10 क्वेश्चन होंगे, या तो वो एग्जाम में आ चुके हैं या आने के पूरे पूरे चांसेस रखते हैं। ऐसी क्लास, बहुत ही शानदार जबरदस्त क्लास आपके लिए मैं लेके आऊंगा, तैयार रहें आप सभी, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता, पुरुष कितने परसेंट पढ़े लिखे थे। सिंपल, आपको पता जनगणना पेपर में आती है तो टॉपिक एक आप लिख लो जल्दी, जनगणना, हमें जनगणना भी पढ़नी है। देखिए, पुरुषों की पूछेगा तो आप याद रखोगे 82.14 इनकी आपकी क्या थी, 82.14 पुरुषों की। वहीं अगर मैं महिलाओं की आपको बताऊं तो महिला साक्षरता दर आपकी रहती लगभग 64 पॉइंट समथिंग 5%, 64 पॉइंट समथिंग परसेंट आप याद रखेंगे। पॉइंट के बाद तो देख लेंगे एक बार क्या हो सकता है। और अगर पूछा आपसे कुल कितनी थी, तो कुल थी भाई 73%, है ना भाई, कुल कितनी थी 73%, और पुरुषों की 82.14, ठीक है। चलिए, साक्षरता दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू मंदिरों में एक छोटा कमरा जिसमें उनके मुख्य देवता स्थापित होते हैं, क्या कहलाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। जितने भी हिंदू टेम्पल मिलेंगे जहां पर भगवान शंकर, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, जितने भी भगवान हमारे बैठे हुए हैं या फिर बिल्कुल सबसे अंदर रखे जाते हैं ना, उस जगह को कहते हैं गर्भगृह। क्या बोलते हैं उसे, उसे बोलते हैं गर्भगृह। ये रहा आपका, ठीक है, याद रखेंगे सभी, क्या बोलते हैं उसको, गर्भगृह। जहां आपको मिलेगा पूरे मंदिर का सबसे मुख्य पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं गर्भगृह, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। लक्षद्वीप का एकमात्र हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, आप सभी जानते हो। लक्षद्वीप हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कहाँ पे है भाई, जो अरब सागर में स्थित है, अरब सागर में। एरिया में बात करूंगा तो राज्य हो चाहे यूटी हो, सबसे छोटा है। कैसा है भाई, सबसे छोटा, ठीक है कहाँ पे। तो ये सारे के सारे ना इसी के द्वीपों के नाम है, चाहे कल्पनी हो, कवरती हो, इसकी राजधानी आपको पता ही है, मिनिकॉय हो या अगत्ती हो। तो इनका एकमात्र जो आपका हवाई अड्डा या एयरपोर्ट है वो अगत्ती पे है। कहाँ पे, अगत्ती आइलैंड पे, याद रखना इसको, आते रहते क्वेश्चन। चलिए, भारत के किस
एकमात्र राज्य का अपना अलग संविधान है कहूंगा या था कहूंगा, क्योंकि आपको पता है कि 2019 में पेपर हुआ था, उससे पहले भाई पेपर हुआ जब भी उसी के आसपास 370 हमारा रिपील या खत्म कर दिया गया बिल्कुल। और जो खत्म कर दिया गया तो जम्मू कश्मीर का संविधान अपने आप में खत्म हो गया और इसको दिया गया कौन सा, भारत का संविधान। अब तो जम्मू कश्मीर एक यूटी बन गया है और यूटी भी ऐसा जहां पर मुख्यमंत्री होते हैं। अभी जल्दी में वहां एक मुख्यमंत्री चुने गए हैं। आप सभी याद रखना, अगर आप 2024 देने जा रहे हैं ना, तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री या वहां हुए चुनाव आपके एग्जाम में आएंगे। आप जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस को जरूर ध्यान से पढ़ें। बाकी आपको जीएस या करंट वीना तो मिलने वाली है ना, मैं कराने वाला हूँ वहां पे। आप जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस को एक बार देख लेंगे जो अभी रिसेंटली 2024 में हुए। और उमर अब्दुल्ला, कौन, उमर अब्दुल्ला वहां के क्या बने, मुख्यमंत्री, है ना, याद रखना 370 के बाद पहली बार। और ये पहले मुख्यमंत्री है किसके, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के। चलिए, हूबर बांध किस नदी पर स्थित है, विश्व भूगोल का क्वेश्चन, वर्ल्ड ज्योग्राफी का, हूबर बांध किस पे है, तो हूबर बांध अमेरिका के अंदर है। कहाँ पे भाई, अमेरिका में। और अमेरिका में एक नदी बड़ी फेमस है, इसका नाम है कोलोरेडो। कौन सी नदी है, कोलोरेडो, जहां पर ये स्थित है। ठीक है ना, पहला आप याद रखोगे। दूसरा देखो, अमेजन की बात करूं, दुनिया की सबसे बड़ी नदी किस मामले में, पानी के ले जाने में, वाटर वॉल्यूम के मामले में। मिसिसिपी की बात करूं तो पक्षी के पैर के जैसा, कैसा, पक्षी के पैर के जैसा जो डेल्टा बनाती है ना, वो मिसिसिपी, और एक नदी और है इसके साथ की, मिसोरी। मिसिसिपी मिसोरी, जैसा हमारे यहाँ ना गंगा यमुना, ऐसी वहां पे है मिसिसिपी मिसोरी, अमेरिका के अंदर। वैसे रियो ग्रांडे, रियो ग्रांडे क्या है, ये नदी वो नदी है जो आपका किस किस के बीच में, अमेरिका और मैक्सिको के बीच में बॉर्डर बनाती है। ये दोनों के बीच में फ्लो होती है और इन दोनों का बॉर्डर डिसाइड कर देती है ना। सबसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, याद रखना। चलिए नेक्स्ट, 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। और ये एकमात्र अधिवेशन था सारे अधिवेशनों में जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। और ये हुआ था कहाँ पे, आपका बेलगांव में। कहाँ पे हुआ था, आपका बेलगांव में। ठीक है ना। और एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी 1924 में। कब हुई थी भाई, 1924, यहाँ लिखा हुआ है, ये आपका, आप याद कर लोगे। मैं ज्यादा लिखने की दिक्कत ये नहीं मानना कि क्वेश्चन ज्यादा है, अपना करके चलने कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया, समझ में आ रहे हैं ना आपके, इतना बता के चलो बस, काम बन जाएगा। आगे चलो, निम्न में से किस महासागर में धारा की दिशा का पूर्ण क्या होता है भाई, विपर्यास कला है या मुड़ जाती है, कहने का मतलब मैं आपको बता दूं क्या होती है भाई। यहाँ पर करंट डायरेक्शन की जो कला होती है, डायरेक्शन ऑफ द करंट जो होती है, ओशनिक करंट होती है ना ये। अब इसमें क्या है, सिंपल सी बात बताऊं, जो हमारा हिंद महासागर है ना, इंडियन ओशन, इंडियन ओशन की कहानी ये है, आप ध्यान से देखोगे, चलो यहाँ मैप में दिख जाएगा। अच्छा यहाँ नहीं दिखा, मैं बताता हूँ, आप देखना। इंडियन ओशन में आधा इंडियन ओशन तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, पूरा का पूरा धारा ऐसे घूम जाती है। लेकिन जैसे आप भारत के पास के हिस्सों को देखोगे ना, तो भारत के पास के हिस्से पर क्या है, यहाँ पे धाराएं बनती ही नहीं है। यहाँ धारा ना बनती, यहाँ बनता है क्या, मानसून। तभी हमारे देश में क्या आती है, बारिश, बरसात, मानसून बनता है यहाँ पे। और ये कला कहाँ पे है, केवल केवल हिंद महासागर के अंदर। यही क्वेश्चन है बस, और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन करो, शहरी इलाकों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक न्यूनतम कैलोरी कितनी होती है। आप सभी जानते हो कि जब गरीबी सूचकांक बनाया गया तब निकाला गया था ये चीज के, शहर में रहने वाले और गांव में रहने वालों के लिए एक दिन में कितनी कैलोरी कम से कम आपकी उनको खानी चाहिए या यूज होनी चाहिए उनके पास। तो शहर के लिए वही बताई गई थी 2100, कितनी, 2100। गांव में काम ज्यादा होता है तो गांव के लिए थोड़ी ज्यादा थी, आई थिंक 2400 के आसपास थी वो। लेकिन शहर में कितनी, 2100 कैलोरी। चलिए नेक्स्ट, बीमारियां फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं। तो आपने नॉर्मली डॉक्टर्स को देखा होगा सुनते हुए कि पैथोजन से बचिए, किससे बचिए, पैथोजन या पैथोजन बोलते हैं जिनको, इनसे बच के रहिए। कहने का मतलब हमारे शरीर में वो कारक जो बीमारी फैलाते हैं, डेंगू को फैलाने वाले हों, चाहे मलेरिया, टाइफाइड, कुछ भी फैलाने वाले हों, उन्हें पैथोजेंस कहते हैं, है ना। ऐसे नागरिक या ऐसे व्यक्ति, ऐसे जीव, व्यक्ति तो क्या कहूंगा मैं, ऐसे जीव जो हमारे शरीर के लिए कैसे हो, आपका हानिकारक हो, साथ ही साथ हमारे लिए विदेशी होते हैं। हमें नहीं पता कैसे आ रहे हैं, हमारा शरीर कहता है यार क्या चीज आ गई है शरीर में, लेकिन वो क्या करता है, वो बीमारी फैलाते हैं हमारे अंदर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में किस प्रकार की वर्षा पाई जाती है। तो भाई सिंपल है, वर्षा जो मिलती है वहां पर कैसे मिलती है, ये भूमध्य रेखीय होगा 0 डिग्री पे। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा पड़ता है, मतलब ज्यादा पड़ता है, टेम्परेचर पड़ता है तो यहाँ पानी क्या बन जाता है, भाप, और भाप बन के आसमान में जाता है इस तरीके से। और जाने के बाद यहाँ पे फिर ठंडा हो जाता है, बादल बन जाते हैं, और वो बादल वापस आकर बरस जाते हैं।
और ऐसी वर्षा लगातार चलती रहती है, यहाँ पे डेली भी होती है, इस तरीके से होती रहती है, जाएंगे आएंगे। और इस प्रकार की वर्षा को कहते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल या संवहनीय वर्षा। इसी को क्या कहते हैं भाई, कन्वेक्शनल रेनफॉल या संवहनीय वर्षा जो यहाँ पे होती है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है या अरब सागर में जाती है, बताएंगे जरा। तुंगभद्रा, ताप्ती, महानदी या कृष्णा। तो आप सभी याद रखेंगे जो आपकी ताप्ती नदी है ये अरब महासागर की तरफ, सॉरी अरब सागर की तरफ जाती है, लेकिन कहानी इसके रास्ते में विलुप्त हो जाती है, ये रास्ते में ही विलुप्त भी हो जाती है। ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन करेंगे सभी ध्यान से। क्या है क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी जिसका नाम राजकुमार रणजीत सिंह जी के नाम पर पड़ा, खेल आगे ना फिर अगेन खेल। तो रणजी ट्रॉफी आजकल चल भी रही है, वैसे भी बड़ी फेमस ट्रॉफी आपकी कहाँ होती है, किस में होती है, ये क्रिकेट में होती है ना भाई। रणजी, दिलीप देवधर, विजय हजारे, T20 वर्ल्ड कप, है ना, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ये सब किसके हैं, ये क्रिकेट के हैं। चलिए नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस खेल या देखिए फिर खेल आ गया, आप थोड़ा खेल को ध्यान से देख के चलेंगे। इस प्रथा को खेलने के लिए एक बॉल की आवश्यकता होती है, तो क्या कराटे में बॉल चाहिए होती है, बिल्कुल भी नहीं। शतरंज में नहीं, शतरंज में तो हमारे अलग ही वो होती हैं। ठीक है, टेबल टेनिस देख लेंगे, कुश्ती में भैया आप आपस में लड़ते हैं। हाँ, टीटी जो होता है टेबल टेनिस, वहां बॉल से खेला जाता है टेबल के ऊपर, है ना भाई। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। इस पूरी सीरीज का सबसे शानदार क्वेश्चन कहूंगा, इस पूरी सीरीज का सबसे शानदार क्वेश्चन है, और जितने स्टार हो सके उतने लगा लेना और अच्छे से कर लेना। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, पड़ोसी राज्य के राज्यपाल या भारत के राष्ट्रपति। याद रखना, दिल्ली के अंदर ऑलरेडी उपराज्यपाल होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, क्योंकि दिल्ली एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेश का मालिक कौन होता है, राष्ट्रपति। वही नियुक्त करता है किसको, आपका यूटी के मुख्यमंत्री को। ठीक है, चलिए, ईंधन के कैलोरी नाम को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है, या नाम कह रहा हूं मैं मान को, कि कैलोरी मान कैसे निकालो किसी ईंधन का, तो उसका सिंपल तरीका होता है, कितने कैलोरी है और 1 ग्राम में, 1 किलोग्राम में, सिंपल। 1 किलोग्राम में हमें कितनी कैलोरी मिल जाएगी उसे कहते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा मिलती है हाइड्रोजन के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन में के पर किलोग्राम में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जरा, अगला क्या है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची। देखिए आप जानते हैं कितनी अनुसूचियां हमारे यहाँ 12 है। पहले कितनी थी, तो 8 थी शुरू में, अब कितनी है, 12। उनमें से एक का नंबर आता है छठा, और छठे में एक हम याद करते हैं AM कैसे याद करते हैं भाई इसे हम, AMTM, है ना, मैंने ATM लिखा, वो भी सही है। इसे करते हैं हम AMTM से याद, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो जो जो मैंने बोले देख लेंगे एक बार, मेघालय, त्रिपुरा, असम, सिक्किम नहीं है भाई, मिजोरम है, सिक्किम नहीं है, इन्होंने कहा कौन सा नहीं है। तो इन 4 राज्यों के लिए विशेष अधिकार इसमें मिलते हैं। जिलों के स्वायत्त शासी राज्य, जिलों की स्वायत्त बॉडी बनाई जाती है, यहाँ पे ऑटोनोमस बॉडी पढ़ाऊंगा कभी जरूर अच्छे से आपको ना, तब याद करा दूंगा। फिलहाल आप याद रखें, इसमें 4 राज्य आते हैं, आपके सामने है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सिक्किम की जगह मिजोरम आपको याद करना है। चलिए नेक्स्ट, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुनर्गठन करके किस नाम से लाया गया। तो 2011 में वापस से इसको लाया गया था, किस नाम से भाई, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से। जो गांव के बड़े बूढ़े या जो भी आपके जरूरतमंद लोग हैं ना, उनको सहायता या मदद देने के लिए, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट, ग्राम एवं कुटीर उद्योग समिति को निम्न से किस नाम से जाना जाता है। ये आपका विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज कमेटी किस नाम जानी जाती है, तो उसका नाम आपका करवे समिति। करवे समिति ने काम किया था किसके ऊपर, गांव के छोटे उद्योग, है ना, जो लघु उद्योग है उनके ऊपर काम किया था, तो इसको क्या कहते हैं, करवे समिति। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों को अंत कराता है। तो ये मिलेगा आपको कहां पे, मूल अधिकार में। पहले मैं लिख देता हूं, आप याद रखना, कहां मिलेगा ये, फंडामेंटल राइट में, मूल अधिकार में। अधिकार मतलब कि पार्ट नंबर 3, बहुत बढ़िया तरीका है। इसमें भी एक मौलिक अधिकार आता है हमारा, समानता का अधिकार, है ना भाई, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। और इसे मिलता है हमारा आर्टिकल 18, क्योंकि समानता का अधिकार कहां से कहां तक है, 14 से 18 तक। उसी में 18 क्या है हमारा, उपाधियों का अंत। ठीक है भाई, याद रखेंगे सभी। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, आर्टिकल 18 में मिलता है उपाधियों का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही।
तो आप सभी जानते हो टोटल हमारे यहाँ 12, कितनी 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं, उनमें से कौन सी थी है भाई, पहली 51 में शुरू हुई थी, तो 51 से 56 तक, और एक बनेगी 56 से 61 तक, 1956 से 1961 तक दूसरी थी, जो किसने डिजाइन की थी, पीसी महालनोबिस, इसलिए उसको क्या कहते हैं, महालनोबिस मॉडल, है ना, महालनोबिस, भारत के बहुत ही विख्यात हमारे सांख्यिकी थे, बहुत ही, वो पीसी महालनोबिस, इसे उसको कहते हैं महालनोबिस मॉडल, ये भी आता है पेपर में कि दूसरी पंच योजना किस मॉडल के नाम से जानी जाती है, तो महालनोबिस मॉडल। चलिए नेक्स्ट, द्विपक्षीय समिति वाले खंडित जीवों का समूह क्या कहलाता है, शरीर अगर दो पक्ष में टूट जाए तो ऑर्थोपोडा, कॉकरोच, है ना भाई, याद रखेंगे सभी, शरीर के दो हिस्से तुड़वा दो, चेटा तुड़वा दो, काम आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो आप सभी याद रखेंगे, प्लासी के युद्ध की बात करूं तो जून 1757 बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी कमांडर रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था, कौन सा, प्लासी का युद्ध, है ना, और बक्सर का युद्ध भी, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, ये कब हुआ था, ये हुआ था आपका 23 जून 1757 को, ठीक है, याद रखेंगे सभी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं, उनकी प्रवृत्ति कैसी है, कहने का मतलब एक हमारे यहाँ पे है मूल अधिकार, जिनको आप लोग कहते हो फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, ठीक है, याद रखेंगे सभी, इन्हीं को कहते हैं हम क्या, फंडामेंटल राइट। साथ में होता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये है। तो कहानी ये है कि इन्हें लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, अगर आपको ये नहीं मिल पाते, आपका हनन हो जाता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, और सुप्रीम कोर्ट इन्हें दिलाने के लिए आपको बिल्कुल कर्तव्यबद्ध है और दिलवाएगा, लेकिन आप डीपीएसपी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, इसलिए इनकी प्रवृत्ति है गैर न्यायिक, नॉन जुडिशियल, आप इन्हें लेकर के सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे। और ये सीधी बात कहता है आर्टिकल 37, संविधान का आर्टिकल 37 इसी बात को कहता है, डीपीएसपी शुरू होने से पहले ये बात कह दी गई थी, कोर्ट में नहीं जाओगे, ऐसे मौलिक अधिकार शुरू होने से पहले कह दी गई थी, कोर्ट में चले जाओगे, ये है बस सिंपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 1906 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए, चाहे आपका मैं बताऊं आपको 1886 हो, 1886, 1893 और आपका 1906, ये 3 अधिवेशन है जिनकी अध्यक्षता हमारे जो वयोवृद्ध पर्सन थे हमारे भारत के, कौन, दादा भाई नौरोजी, इनके द्वारा की गई थी। दादा भाई नौरोजी ने ही इन तीनों अधिवेशन की अध्यक्षता की है, ये लगातार पेपर में आता है, याद रखना, ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से क्या संबंध गोल क्रांति से है ना, स्टैटिक जीके का पार्ट है गोल क्रांति, रजत क्रांति, श्वेत क्रांति, है ना, हरित क्रांति किससे संबंधित है, बहुत सारी क्रांतियां, तो गोल क्रांति है किससे भाई, आलू से संबंधित, ब्राउन रिवोल्यूशन किससे संबंधित है भाई, आलू से, याद रहेगा ना सभी के। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन करते हैं बेहतरीन सा, देखिए कह रहा है टू हंट्स स्नैच, क्या बोला भाई, टू हंट्स स्नैच, या सॉरी इसमें हंट्स कर रहा है, हैंड्स है, यहाँ पे पढ़ोगे ना इंग्लिश में तो अच्छा समझ में आएगा, टू हैंड्स स्नैच, दोनों हाथों से स्नैच मारने का काम होता है किसके अंदर, वेट लिफ्टिंग में, अगर वेट लिफ्टिंग आप देखते हैं ना तो वहां इस वर्ड को यूज किया जाता है, मैंने कहा था ना खेल के क्वेश्चन कम से कम 8 करा चुका हूं मैं, आप ध्यान से देखें एक बार, तो एक बार ध्यान देंगे कि भाई कोई ना कोई सा एक स्ट्रेटेजी का ऐसा जो लगातार पेपर में आ रहा है, तो टू हैंड्स स्नैच बोलते हैं इसको, इसमें वेट लिफ्टिंग में। नेक्स्ट, ओएसयू महासागरीय धारा, कौन सी, ओएसयू, 2 क्वेश्चन महासागर धारा से भी आगे भी, बहुत बढ़िया। ये वाली धारा क्या है, ये वाली धारा मिलेगी जापान के आसपास, कहाँ मिलेगी, जापान के आसपास, मैं लाया तो लगा के इसे, अगर मिल जाएगा तो अच्छी बात है, हालांकि ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में ना ये पुराना वाला मैप दे रखा है, लेकिन अगर मैं इसे प्रशांत महासागर मानूं ये, तो यहाँ पे जापान है और यही मिलेगा आपको ओएसयू, तो ओएसयू जो धारा है ना महासागरीय धारा, वो कहाँ पे है, प्रशांत महासागर के अंदर, ठीक है, याद रखेंगे सभी, प्रशांत महासागर की धारा है ये। नेक्स्ट, प्रसिद्ध चिकन करी कढ़ाई मूलतः किस राज्य की है, तो आपको पता होगा चिकन करी फेमस है लखनऊ की, कहाँ की भाई, लखनऊ की, और लखनऊ राजधानी है हमारे उत्तर प्रदेश की, इसकी भाई, उत्तर प्रदेश की। तो चिकन करी जो होती है एक तरीके का डिजाइन होता है कपड़े का, आप सबको पता होगा, वो कहाँ का फेमस है, लखनऊ का, नवाबों के शहर लखनऊ का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया, है ना भाई, जामा मस्जिद किसने बनवाया था, दिल्ली का, तो दिल्ली का जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाया था, आप याद रखोगे, शाहजहां के द्वारा, लाल किले के जस्ट सामने साइड में एक आज भी है वो जामा मस्जिद, है ना,
ये किसने बनाया था? शाहजहां ने। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासकों की नियुक्ति का उत्तरदायित्व निम्न में से किस मंत्रालय के पास होता है? कह रहा है कि जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, क्योंकि और एडमिनिस्ट्रेटर, मैं आपको बता दूं ना, भारत के अंदर जितनी भी यूटी हैं 8, कितनी है भाई? 8। और उन 8 में या तो कोई ना कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, जिसको हम एलजी कहते हैं, या फिर कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेटर होगा। और इनकी नियुक्ति जो करी जाती है वो कौन करता है? उसको करने का काम होता है राष्ट्रपति का। और राष्ट्रपति करता है, ये अंडर में किसके आता है? गृह मंत्रालय के। किसके आता है भाई? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। आप याद रखोगे, है ना भाई? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दर्पण के समान समतल सतह से परावर्तन क्या कहलाता है? कह रहा है कि भाई अगर आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है एक मिरर से, लाइक प्लेन, जो प्लेन की तरह है बिल्कुल, तो अगर प्लेन मिरर आ रखा है और यहाँ पे आप परावर्तन कराते हो, रिफ्लेक्शन कराते हो इस तरीके से, तो भाई ये आपका परावर्तन की कंडीशन बन जाती है कि भाई किरण आएगी, आपतित किरण या इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्टेड रे ये होगी आपकी जाने वाली वापस। तो ये वाला जो होता है क्या होता है? ये नियमित होता है, ये अनियमित नहीं होता, ये नियमित होता है एक प्रॉपर तरीके से। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है ये आपका। सॉरी, अनियमित कर दिया मैंने इसको, नहीं, ये नियमित होगा। अनियमित तो वो होता है जहाँ रफ सीट आ जाए, जहां पर थोड़ी सी खुरदुरी सीट मिल जाए, वहां पर नहीं हो पाता। खुरदुरी में क्या होगा? थोड़ी सी खुरदुरी है, आना होगा, जाना होगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाना है इसको, ये अनियमित हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द्रवों के द्वारा आरोपित घर्षण बल क्या कहलाता है? द्रवों के द्वारा आरोपित घर्षण बल क्या कहलाता है? तो उसे स्लैग कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? स्लैग। याद रखना, साइंस के क्वेश्चन बहुत अच्छे मिले भाई, सच में बहुत ही अच्छे। अब करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए। क्या है भाई? कह रहा है निम्न में से किस कारण के फलस्वरूप केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, क्या भाई? पुदुचेरी को हमने अपना बनाया था, उसका निर्माण किया था। आज अगर पुडुचेरी है तो उसके कारण क्या था उसको बनाने का? ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। देखिए, एक सिंपल सा कारण इसका था, मैं आपको बता दूं। पौंडीचेरी वाला एक तो हमारा डिप्लोमेटिक या कहते हैं ना पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए बहुत जरूरी, क्योंकि इस पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है। कितने राज्यों में? 3, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। बात समझ रहे ना? केरल, 3 राज्यों में। तो पॉलिटिकल रूप से बहुत इंपॉर्टेंट और साथ में प्रशासकीय या एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए, इसलिए इसका निर्माण करा गया। और आज ये यूटी की तरह है, यहाँ पर एक मुख्यमंत्री होता है, एक उपराज्यपाल होता है, जिस तरीके से दिल्ली में होता है ना? ये विधानसभा वाला क्या है? आपका यूटी है या केंद्र शासित प्रदेश है। याद रहेगा सभी के। तो ये थे आपके शानदार से 50 या एक पूरी पूरी शिफ्ट आपके आरपीएफ की। कैसी लगी आपको क्लास? जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि लगातार बहुत कुछ मिलने वाला है। आपकी मैथ की वीना सीरीज आपने देखी होगी, करंट की बहुत जल्दी वीना सीरीज आने वाली है, और भी बहुत सारी चीजें आप सभी के लिए आएंगी। ऐसी ये सीरीज आगे बढ़ती रहेगी। यदि पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं अगली शानदार सी शिफ्ट में। क्लास नंबर या सेट नंबर वो 4 होगा आप सभी के लिए। जिसने नहीं किए हैं पिछले 3 करके आइए, और फिर मिलेंगे अगले में। तब तक के लिए जय हिंद।